हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए पहले लेट अस सी व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हवा में थ्रो करते हैं और उसके बाद अगर वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गिरता है तो उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। जैसे कि वी टेक अ रबर बॉल एंड वी थ्रो इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसको हम सरफेस ऑफ द अर्थ से थ्रो करेंगे। तो इनिशियली उसको थ्रो करने के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया, बट आफ्टर देन वो जो नीचे गिर रहा है उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो प्रोजेक्टाइल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनी ऑब्जेक्ट वंस थ्रोन इन एयर फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया कि रबर बॉल को मैंने समझो थ्रो किया तो वो हो गया प्रोजेक्टाइल। तो यहां से समझो रबर बॉल को थ्रो किया तो इट इज गोइंग टू फॉलो दिस पाथ। इस तरह से वो ग्राउंड पर गिरने वाला है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल कहेंगे। तो इसको हमने ग्राउंड से थ्रो किया है तो यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल, ये है इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज u। तो दिस इज मेकिंग सम एंगल, तो ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल। वैसे ही और भी प्रोजेक्टाइल होता है, जैसे कि समझो एक हाइट से मैंने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो ये भी हो गया प्रोजेक्टाइल। और अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, यहां से अगर हम एक बुलेट फायर करेंगे तो जो बुलेट जो नीचे गिरेगी इट विल स्पीड अप एंड इट विल फॉल डाउन, तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, तो यहाँ पर हम प्रोजेक्टाइल के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि प्रोजेक्टाइल को यहाँ से हमने थ्रो किया ग्राउंड के सरफेस से, तो जहाँ पर यह मैक्सिमम हाइट पर जब वो रीच करता है तो इसकी हाइट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? या तो फिर यहाँ से इसे हम थ्रो किया तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करना, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। तो देखो, जब हमने प्रोजेक्टाइल को अर्थ के सरफेस से थ्रो किया, so this is the path of the projectile, it will fall in this way। तो ये जो डायरेक्शन हो गई टेंजेंट टू दिस सर्कुलर पाथ, ये सेमी सर्कल जैसे फॉर्म हो गया ये, ठीक है, कर्व पाथ फॉर्म हो गया। तो ये यहाँ पर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। जैसे हमें वन डायमेंशनल मोशन पता है, ऑब्जेक्ट को अगर हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं सीधा तो वो हो गया वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल। या तो फिर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है सीधा तो दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल परफॉर्म कर रहा है। तो ये जब हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब हो गया दिस इज टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन में इसकी हर एक पॉइंट पर पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए हमें इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स लगेंगे। तो ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो एंगल थीटा से एडजेसेंट जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट बन जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड यू एक्स, एंड यू एक्स रहेगा यू कॉस थीटा। और ये हो गया उसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो वो होगा यू वाई, और यू वाई रहेगा यू साइन थीटा। तो मतलब अब तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स बिकॉज इट इज टू डायमेंशनल मोशन। अब दिस प्रोजेक्टाइल इज फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको फोर्स जो एक्ट हो रहा है तो वो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है? फोर्स इज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब हम इसकी
पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए दो कंपोनेंट्स देखने वाले हैं, जैसे कि वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, तो वैसे ही फोर्स के भी कंपोनेंट्स, ठीक है। बट देखो, जब हमने यहां से थ्रो किया तो हमने फोर्स अप्लाई किया था, उसके बाद उस पर एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसके लिए हम कह सकते हैं इट हैज ओनली वर्टिकल फोर्स, Fy, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, Fx इज 0। तो Fy क्या है यहाँ पर? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब इसके टू कंपोनेंट्स रहेंगे, सो वी हैव टू स्टडी इट्स मोशन इन टू वेज। एक तो हम स्टडी करेंगे इसको हॉरिजॉन्टल के लिए, और दूसरा हम स्टडी करेंगे इसको वर्टिकल के लिए। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम इसका अलग अलग स्पेसिफाई करेंगे। अब तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से थ्रो किया हमने, तो एट एवरी पॉइंट इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हुई। देखो, व्हेन इट इज रीचिंग एट दिस पॉइंट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सो डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज ऑलवेज टेंजेंशियल, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। तो हर एक पॉइंट पर इसका कंपोनेंट आएगा, समझो ये ux, ये uy, ठीक है। अब जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करता है, तो ये आ गया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, ये आ गया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux। जब हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करता है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है uy, वो बन जाता है 0। क्यों 0 बनता है? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को जब हम थ्रो करते हैं, किसी भी पॉइंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, इसीलिए इसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक अ स्टोन एंड यू थ्रो इट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड जाने के बाद वहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते जाती है, और हाईएस्ट पॉइंट पर वो 0 हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर ये वर्टिकल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये वेलोसिटी जो है यहाँ पर 0 हो रही है, देन इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड, तो ये हो गया टेंजेंशियल। दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मतलब क्या हुआ? फ्रॉम इसको हम स्पेसिफाई करेंगे दो पार्ट्स में, O to A और A to B। अब O से लेकर A तक vertical component of velocity is going on decreasing and at the highest point it becomes 0। और ऊपर से लेकर, मतलब A से लेकर B तक, हाईएस्ट पॉइंट से लेकर वापस लोएस्ट पॉइंट तक, नीचे तक, जब ये नीचे आ रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है एंड इट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। यहां से यहां तक, O से A तक वेलोसिटी इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग वर्टिकल वेलोसिटी, and at the highest point vertical velocity becomes 0 and A से लेकर B तक उसकी vertical velocity increase हो रही है, ठीक है। क्यों? उसका रीजन भी हमें पता है, क्योंकि ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन कैसे एक्ट हो रहा है? उसका डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, तो उसको मिनिमम मतलब लोएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और वैसे ही ऊपर जाते जाते वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, तो उसको हम कहेंगे डीसेलरेटेड मोशन, क्योंकि उसका डीसेलरेशन हो रहा है। फिर A से लेकर B तक जब वो नीचे आ रहा है, तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये हम बात कर रहे थे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की। तो अब हम इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन अलग अलग से स्टडी करेंगे और उसके लिए इक्वेशंस फाइंड करेंगे। तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम हियर। देखो, मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके देती हूँ। ये है प्रोजेक्टाइल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी u, ux, uy। uy होता है u sin थीटा और ux होता है
u cos theta और this is thrown with some angle theta from the surface of the earth. अब हाईएस्ट पॉइंट पर फिर से uy is equal to 0 and ux will be u cos theta. ठीक है, so let us first talk about horizontal motion. हॉरिजॉन्टल मोशन, तो हॉरिजॉन्टली जब हम बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, इसीलिए इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 रहेगा. इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन उसका कंपोनेंट आएगा ax और ax इज इक्वल टू 0. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ax, तो एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू 0. अब ax 0 है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux होगी u cos थीटा. अब ux is u cos थीटा as horizontal acceleration is 0. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 किस लिए है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं एक्ट हो रहा उस पर, और जब कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता तो हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग पता है कि ऑब्जेक्ट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. तो जब हमने इसको इनिशियली जो भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको मिली थी उसी वेलोसिटी से वो ऑल द टाइम मूव करेगा. क्यों? क्योंकि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली. और जब वेलोसिटी मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है. जैसे भी मैंने बताया कि फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज 0 एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इज इक्वल टू u cos थीटा एंड विच इज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, अब लेट अस फाइंड आउट इट्स इक्वेशन, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो x इज इक्वल टू ux यानी कि क्या है u cos थीटा t प्लस, अब यहाँ पर ax 0 है सो दिस होल टर्म विल बी 0. तो इसीलिए x इज इक्वल टू u cos थीटा t, हमें ये इक्वेशन यहाँ पर मिल रहा है फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड t इज टाइम. अब लेट अस स्टडी वर्टिकल मोशन. वर्टिकल मोशन में एट एवरी पॉइंट g is acting vertically downward. ठीक है, एवरी पॉइंट पर g is acting vertically downward. तो वर्टिकल मोशन में ay is equal to g and uy is equal to u sin theta. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज u sin theta. अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमें इसका वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है. ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था, वैसे ही वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे. तो मैं उसको लिखती हूँ y इज इक्वल टू x फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, y फॉर वर्टिकल डिस्टेंस. सो y इज इक्वल टू u by t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अब माइनस क्यों यूज किया है? क्योंकि इट इज मूविंग फ्रॉम O टू B. वर्टिकल मोशन हम उसका कंसिडर कर रहे हैं तो इसलिए माइनस. सो y इज इक्वल टू uy हो जाएगा u sin थीटा t माइनस यहाँ पर ay अगर हमने लिखा तो वो होगा g, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली g लिखा है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो ये हो गया वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला. बट इसको हमें आगे भी और स्टडी करना है, इसको हमें आगे भी और अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते आता है. y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो यहाँ तक हमने अलग अलग उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन स्टडी किए हैं. अभी हम इसके लिए ये प्रोजेक्टाइल इफ इट गोज फ्रॉम O टू B, तो O से लेकर B तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, या तो फिर O से लेकर B
लेकर B और इसको समझो C कहते हैं, O से लेकर C तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा ये हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है V इज इक्वल टू U माइनस GT। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा Vy इज इक्वल टू Uy माइनस GT। अब बेटा आगे हम हर एक पॉइंट के लिए वर्टिकल मोशन के बारे में बात करेंगे शुरू में। तो Vy इज इक्वल टू Uy माइनस GT क्यों लिया है, क्योंकि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम O टू B तो उसका वर्टिकली डिस्टेंस, वर्टिकली टाइम कितना लगा है O से B तक जाने के लिए वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो Vy इज इक्वल टू Uy माइनस GT। Vy देखो जैसे मैंने कहा था कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, अब इसको मैंने Uy कहा है, हम उसको Vy भी कह सकते हैं। तो Vy इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू U साइन थीटा माइनस GT। तो T इज इक्वल टू U साइन थीटा अपॉन G। This is the time taken by this projectile to go from O to B, to reach from O to B. Okay? But हमें फाइंड करना है टोटल टाइम O से लेकर C तक। अब जब हमें O से लेकर C तक का टाइम फाइंड करना है तो हमने वर्टिकल मोशन में स्टडी किया है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने के लिए लगता है व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल। यहाँ पर हम एयर रेजिस्टेंस नहीं कंसिडर कर रहे हैं, वो निग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं। तो टाइम ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने के लिए लगेगा। तो O से लेकर C तक जो हमें टोटल टाइम फाइंड करना है, सो लेट अस डिनोट इट बाय कैपिटल T, और वो बन जाएगा 2T क्योंकि सेम टाइम लगता है तो उसका डबल। तो 2U sin थीटा अपॉन G, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम इसको लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। T इज इक्वल टू 2U sin थीटा अपॉन G। ठीक है, अब उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसकी मैक्सिमम हाइट, कि जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को U इतनी वेलोसिटी से थ्रो करेंगे बाय मेकिंग एन एंगल थीटा, तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। ये फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला होता है H का, दैट इज मैक्सिमम हाइट। ये डिस्टेंस दैट इज H मैक्स। ओके, तो H मैक्स फाइंड करने के लिए अगेन वी आर गोइंग टू यूज काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज Vy स्क्वायर इज इक्वल टू Uy स्क्वायर माइनस 2gh। अब फिर से हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है और Uy मतलब U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी माइनस 2gh। तो इससे हमें h के लिए फॉर्मूला मिलता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया, O से लेकर C तक कितना टाइम लगेगा, हमें मैक्सिमम हाइट पता चल गई। नाउ लेट अस फाइंड आउट दिस टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको हम R से डिनोट करते हैं एंड दैट इज नोन एज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मतलब किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम U इतने वेलोसिटी से थीटा इतने एंगल से अगर थ्रो करते हैं तो वो कितने डिस्टेंस पे, अगर कितने डिस्टेंस के बाद वापस ग्राउंड पर फॉल होगा, तो वो फाइंड करने के लिए रेंज का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। रेंज, सो इसके लिए R, तो हमने फॉर्मूला यूज किया था x इज इक्वल टू U cos थीटा t। हम अभी रेंज के लिए फॉर्मूला स्टडी कर रहे हैं। अब x इज इक्वल टू U cos थीटा t, दिस वाज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, और यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही फाइंड करना है। इसीलिए x की जगह पर मैं हॉरिजॉन्टल टोटल डिस्टेंस के लिए सिंबल यूज कर रही हूँ R, दैट इज रेंज। तो R इज इक्वल टू U cos थीटा t, यानी कैपिटल T हम लेंगे क्योंकि O से लेकर C तक
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए टोटल टाइम कितना लिया वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t, t यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला देखा था, तो दैट इज 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये फॉर्मूला है हमारा 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g, रेंज के लिए फॉर्मूला। बट हमें पता है कि 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, इसलिए हम इस रेंज के फॉर्मूले को लिख सकते हैं u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। इसको हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि r इज इक्वल टू u sin थीटा इज वर्टिकल कंपोनेंट एंड u cos थीटा इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2ux uy अपॉन g। मतलब देखो, रेंज के फॉर्मूले को किसी भी अलग अलग फॉर्म में हमें दिया है तो वो फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया रेंज का फॉर्मूला 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, या फिर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब देखो, मैंने ये जो इक्वेशन लिख के रखा था, आई टोल्ड यू कि ये इक्वेशन हमें अलग फॉर्म में भी कन्वर्ट करते आता है। तो कैसे करते आता है? y इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमें इक्वेशन अभी अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमने एक इक्वेशन देखा था x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा t, तो t को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूं, t के फॉर्म में मैं इक्वेशन यहाँ ला सकती हूँ x अपॉन यू कॉस थीटा। सो आई विल रिप्लेस दिस t हियर। सो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। y इज इक्वल टू यू साइन थीटा x अपॉन यू कॉस थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो, ये इक्वेशन को हमें अच्छे से देखना है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। सो दिस इक्वेशन इज एनालोगस टू दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इक्वेशन, मतलब ये जो हमें इक्वेशन मिल गया है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हम इसे कहेंगे, ये इक्वेशन पैराबोला के इक्वेशन से सिमिलर है। इसीलिए वी कैन से दैट द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, क्योंकि ये पैराबोला के ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन है और वो प्रोजेक्टाइल के ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन है और वो पैराबोला से सिमिलर है। दैट इज व्हाई द इक्वेशन इज पैराबोलिक एंड ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ठीक है। ओके, ये तो हमने फाइंड कर लिया टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब लेट अस टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जब लोएस्ट पॉइंट पर उसको हम कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, तो इसीलिए लोएस्ट पॉइंट पर, मतलब O पॉइंट पर, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। बट व्हेन इट गोज टू हाईएस्ट पॉइंट, अब देखो, वर्टिकल मोशन में ऑब्जेक्ट को जब हम अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो जब हम नीचे से उसे थ्रो करते हैं, तो लोएस्ट पॉइंट पर जब हम थ्रो करते हैं तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसीलिए वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। बट जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी बन जाती है 0, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी बन जाती है 0, ठीक है। बट यहाँ पर वैसे नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम है,
बट हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं बन रही। क्यों? इसको हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, भले ही उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो बन गई है, बट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसके कारण हम कह सकते हैं कि एट हाईएस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी मिनिमम है। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द लोएस्ट पॉइंट। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। और वो क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी हम इनिशियल कहेंगे उसको, या काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ, यहाँ पर हमने ओ लेबल किया है इसलिए, इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। यू यानी कि जो भी वेलोसिटी हम उसको इनिशियली दे रहे हैं वो वेलोसिटी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम और उसका वर्टिकल कंपोनेंट यू एक्स स्क्वायर, इतनी आएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। ओके, लेट्स फाइंड change in velocity from O to C. Okay, change in velocity from O to C. अब change in velocity find करने के लिए ये हम इसे कहेंगे O पॉइंट पर that is initial velocity and C पॉइंट पर that is its final velocity. तो initial पॉइंट पर इसकी velocity क्या रहेगी? That is U is equal to uxi plus uyj। ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, हमने उसको लिख दिया है कंपोनेंट फॉर्म में, क्योंकि इट इज टू डायमेंशनल मोशन, तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर। तो वैसे ही ये वेलोसिटी बन जाएगी u cos थीटा i plus u sin थीटा j। सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, है ना। अब लेकिन जब वो C पॉइंट पर गया तो उसको फाइनल वेलोसिटी है। तो हमें एक बात पता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर थ्रो करते हैं तो लोएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, बट जब वो ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, मतलब जैसे इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, ऊपर से नीचे, तो ऊपर थ्रो करते वक्त जितनी उसकी वेलोसिटी थी उतनी ही जब वो ग्राउंड पर रीच करता है सेम वेलोसिटी होती है। दिस इज फॉर वर्टिकल मोशन, है ना। तो वैसे ही देखो यहाँ पर when it is at this point, O point, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी u cos थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी थी u sin थीटा। तो वैसे ही यहाँ पर ux uy and this is the final velocity। इसको हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर है उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो अब हमें तो एक बात पता है कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। तो ux इज इक्वल टू, यहाँ पर है u cos थीटा, तो यहाँ पर भी है u cos थीटा, बट यहाँ पर देखो uy इज इक्वल टू है u sin थीटा। तो ऑब्जेक्ट को जितनी वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है उतनी ही वेलोसिटी पर वो ग्राउंड पर रीच करता है, उतनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पर रीच करता है। तो इसीलिए उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो बन जाएगी u sin थीटा, बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो यहाँ पर हम इसकी वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे। तो इसीलिए uf फाइनल वेलोसिटी uxi माइनस uyj। अब ux क्या है? u cos थीटा i माइनस u sin थीटा j। अब हमें फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v या डेल्टा u, ठीक है। तो uf माइनस ui इज इक्वल टू u cos थीटा i, फाइनल वेलोसिटी हम पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, u cos थीटा i माइनस u sin थीटा j माइनस u
cos थीटा I प्लस u sin थीटा j। ये फाइनल और ये है इनिशियल। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा u इज इक्वल टू मिल जाता है माइनस 2u sin थीटा j। सो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ये वेक्टर फॉर्म में होगी, तो मैग्नीट्यूड भी आएगा सेम 2u sin थीटा, ओनली नेगेटिव साइन निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका हम स्क्वायर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, change in velocity from O to C, its magnitude is 2u sin theta and vector form is minus 2u sin theta j, ठीक है। तो वैसे ही हमें मिलता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इज इक्वल टू, जो चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम O to C, ऐसा हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, O to C। तो वो होगा डेल्टा p इज इक्वल टू, बस यहाँ पर हमें m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारी चेंज इन वेलोसिटी आ गई थी माइनस 2u sin थीटा, तो दिस वी विल राइट माइनस 2mu sin थीटा j। ये हो गया उसका वेक्टर फॉर्म, ओके। तो हमें यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी भी मिल गया, चेंज इन मोमेंटम भी मिल गया। अब देखो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो उसमें दिया जाता है वन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ एंगल थीटा एंड अनदर प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ एंगल 90 माइनस थीटा एंड the velocity of projection is same for both the projectiles। मतलब यहाँ पर दो प्रोजेक्टाइल का कंपैरिजन पूछा जाता है। तो समझो, from the earth surface this is one projectile, it is thrown with angle theta and another projectile which is thrown by the angle 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा इतने एंगल से थ्रो किया और दोनों की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सेम है। ये एक थीटा एंगल से और ये जो दूसरा है वो है 90 माइनस थीटा एंगल से थ्रो किया है। तो इन दोनों प्रोजेक्टाइल्स के कंपैरिजन में इनके रेंज का रेशियो, इनके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो, इनके मैक्सिमम हाइट का रेशियो, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसके लिए लेट अस फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेंज, रेशियो ऑफ देयर हाइट एंड रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो हमने मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, इनके सबके फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u sin थीटा अपॉन g। h max का फॉर्मूला था, मैक्सिमम हाइट का हमारा फॉर्मूला था u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और रेंज का फॉर्मूला था 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g और इट इज ऑल्सो रिटन एज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। तो ये सारे हमने इक्वेशन स्टडी किए। बस अब हमें क्या करना है कि उनकी वेलोसिटी तो सेम है बट थीटा इज चेंजिंग, ठीक है। तो लेट अस फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि T1 अपॉन T2। T1 is the time of flight for first projectile and T2 is the time of flight for second projectile। तो T1 अपॉन T2, तो ये आएगा 2u sin थीटा अपॉन g। पहला प्रोजेक्टाइल जो थ्रो किया है थीटा इतने एंगल से, ये थीटा इतने एंगल से थ्रो किया है, और दूसरा प्रोजेक्टाइल जो थ्रो किया है 2u sin 90 माइनस थीटा अपॉन g, ये 90 माइनस थीटा से थ्रो किया। अब 2u and g is cancel, यहाँ क्या बचता है sin थीटा अपॉन sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है cos थीटा, इसीलिए यहाँ हम लिख देंगे cos थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो आ गया tan थीटा। T1 अपॉन T2 is tan थीटा for the two projectiles, those are projected
with the same velocity u and the angle of projections are theta and 90 minus theta. मतलब एक का एंगल हो सकता है 30 डिग्री तो दूसरे का 60 डिग्री, ठीक है, या तो फिर एक का 45 डिग्री दूसरे का भी 45 डिग्री, इस प्रकार से। तो T1 by T2 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। वैसे ही अब हम फाइंड करेंगे रेशियो ऑफ रेंज R1 अपॉन R2। R1 अपॉन R2, तो R1 है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, सो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट टू यूज। एंड u स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पर हम डालेंगे 90 माइनस थीटा अपॉन g। अब यहाँ पर भी u स्क्वायर एंड g इज कैंसिल, तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 इंटू 90, तो ये बन जाएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पर हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला वो होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन 180 माइनस 2 थीटा है, तो वो हो जाएगा साइन 2 थीटा। इसलिए हमारा फॉर्मूला आ जाता है साइन 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। तो when two projectiles are thrown with the velocity u and the angle of projections are theta and 90 minus theta respectively, then their range is same। इसीलिए देखो मैंने दोनों प्रोजेक्टाइल को at the same point they are reaching the earth surface ऐसे डिनोट किया है यहाँ पे, ठीक है। Let us find out now height का रेशियो h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g एंड u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन g। u स्क्वायर एंड g इज कैंसिल, तो यहाँ पर h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, फिर से साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसलिए h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। देखो इसका t1 अपॉन t2 था tan थीटा, तो h1 अपॉन h2 है tan स्क्वायर थीटा और r1 अपॉन r2 है 1। देखो याद करने के लिए भी बहुत इजी है। Now let us find out the product of their time of flight, T1 into T2. T1 into T2 is equal to क्या आएगा 2u sin थीटा अपॉन g into 2u sin 90 माइनस थीटा अपॉन g, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, एक बार थीटा लिया एक बार 90 माइनस थीटा लिया, तो ये बन जाएगा 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर, है ना। 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू व्हाट, दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू फॉर्मूला ऑफ रेंज। जैसे यहाँ पर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी है, तो इसको हम रेंज के फॉर्म में, रेंज के फॉर्मूले में या रेंज के फॉर्म में से रिप्लेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2r अपॉन जी। T1 T2 हमें मिलता है 2r अपॉन जी, ठीक है। 2 इसमें से 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, मतलब हमने रिप्लेस कर दिया r और इसमें से बचा हुआ 2 और अपॉन जी। वैसे ही हम फाइंड कर सकते हैं r1 इंटू r2 या तो फिर h1 इंटू h2, ठीक है। तो पहले हम h1 इंटू h2 फाइंड करते हैं। h1 इंटू h2 क्या है, यहाँ पर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी इंटू u स्क्वायर 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एंड u स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा ही लिखते हैं हम पहले उसको, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो ये इक्वेशन बन जाएगा u रेज़ टू 4
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी रेंज का फॉर्मूला हमें मिलता है। वी कैन फाइंड रेंज, फॉर्मूला ऑफ रेंज फ्रॉम दिस, बट उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रेंज का स्क्वायर मिल जाएगा। रेंज का स्क्वायर मिलने के लिए हियर वी नीड 4, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। अब यहाँ पर हम 4 डालेंगे तो दैट विल बिकम रेंज स्क्वायर, है ना। तो 4 से हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वेशन 4u स्क्वायर 4u रेज़ टू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। जैसे देखो इसका स्क्वायर अगर हमने लिया तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर, तो वो बन जाएगा r स्क्वायर। बट यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया है तो r स्क्वायर बाय 60। दिस इज द फॉर्मूला फॉर h1 h2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हाइट के प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला मिल गया है। तो ये इतने सारे ये अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। ये कंडीशन दी जाएगी, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज t1 t2, व्हाट इज h1 h2, है ना, और या तो फिर व्हाट इज देयर रेशियो। इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर सॉल्व करके देख लिया। बट उसके लिए आपको क्या करना है, हर एक के लिए ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लेट अस स्टॉप हियर।